हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। इस चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए बुक चल रही है लीनियर प्रोग्रामिंग, और लीनियर प्रोग्रामिंग बुक में टॉपिक चल रहा है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में बिग एम मेथड के बारे में बता रहे थे, इसमें एक दो क्वेश्चन भी हो चुके थे। तो स्टूडेंट एक नई प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं, इसमें आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। अगर सिंप्लेक्स टेबल में यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती है, तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, और इसके बाद सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाए। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी कि डेल्टा जे टोटल के टोटल नेगेटिव, और बेसिस में जो है वेरिएबल उनका डेल्टा जे 0 होता है। और अगर सभी डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 हो जाते हैं तो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। लेकिन स्टूडेंट ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद अगर बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव नहीं होता है, बना रहता है, तो फिर हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं नो फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में बना रहे, तो हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन में इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन में यही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाई बिग एम मेथड। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स लिखी हुई है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी। The standard form of given LPP is, तो यहाँ पर मैक्सिमाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइज में होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर लिखा है मैक्सिमाइज जेड। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 3x1 प्लस 2x2। इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट यहाँ पर x2 है। फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स लिखते हैं। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स में सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव का साइन ना हो, नहीं है। तो अब इसमें हम लेस देन इक्वल टू का साइन है तो एक सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2x1 प्लस x2, और इसके बाद लेस लिखा है तो यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल को ऐड किया, उसका नाम यहाँ पर लिखा x3 और इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 3x1 प्लस 4x2, तो यहाँ पर लिखा है 3x1 प्लस का यहाँ पर लिख दिया 4x2, और इसके बाद इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो स्टूडेंट इसमें सरप्लस वेरिएबल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x4 और ये आता है यहाँ पर इक्वल टू का 12। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर टोटल वेरिएबल x1, x2, x3 और टोटल वेरिएबल यहाँ पर 4 हो जाएंगे और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर बनाते हैं सिंप्लेक्स टेबल, और हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स बन रही है तो ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज करेंगे। देखते हैं कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और इसके बाद मैक्सिमाइज जेड में टोटल वेरिएबल हो, तो यानी कि सिलेक्ट वेरिएबल हो या सरप्लस वेरिएबल हो, 0 कॉस्ट के साथ यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो 0 इंटू यहाँ पर लिखा है x3 प्लस यहाँ पर लिखते हैं 0 इंटू x4। देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले बेसिस आएगी b, फिर इसकी कॉस्ट लिखेंगे cb, इसके बाद यहाँ पर xb, फिर यहाँ पर लिखते हैं x1, x2, फिर यहाँ पर x3 और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं x4। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले और यहाँ XB में यहाँ पर लिखते हैं CJ, इसको यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा जी,
तो सी जे ये मैक्सिमाइज जेड में लिखा हुआ है 3 2 0 0, तो यहाँ पर 3, x2 का कोफिशिएंट है 3 2 और इसके बाद x3 का 0 और x4 का कोफिशिएंट 0। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिखते हैं z की वैल्यू यहाँ पर आती है सी वी इंटू एक्स वी इक्वल टू, इसके बाद में राइट हैंड साइड होता है 2 और 12, इसको एक्स वी में लिखते हैं यहाँ पर 2 और इसको यहाँ पर लिखते हैं 12। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को x1 का कोफिशिएंट 2 है तो 2 1 1, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, x4 नहीं है तो 0। इसमें यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट है 3, x2 का कोफिशिएंट है 4, x3 का 0 और x4 का -1। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन के लिए जो यूनिट मैट्रिक्स होगी उसमें यहाँ पर 1 0 और 0 1 मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं 0 -1 है जबकि 0 +1 चाहिए, तो यानी कि ये बेसिस का पार्ट नहीं है, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0, अगर ये यहाँ पर 1 0 लिखा हुआ है तो यानी कि ये वाला कॉलम मिल रहा है और ये कॉलम नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो सेकंड प्लेस पर 1 है तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन में एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे। ये केवल यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आता है, इसीलिए इसका नाम है आर्टिफिशियल वेरिएबल। इसका कोई यूज नहीं है, केवल यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आएगा। तो यहाँ पर एक नए वेरिएबल को ऐड करेंगे और सेकंड इक्वेशन में 1, ये फर्स्ट इक्वेशन का 1 है, ये सेकंड इक्वेशन का है, तो ये मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर एक नए वेरिएबल को ऐड करते हैं, इसका नाम है आर्टिफिशियल वेरिएबल और अब x5 वेरिएबल हो जाएंगे और यहाँ पर x5 > 0। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा ये मैक्सिमाइज जेड में -M और x5, m लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट यानी जितने भी नंबर यूज है सबसे लार्जेस्ट है, और माइनस कर दिया तो सबसे स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है ये -m। तो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर एक नया वेरिएबल हम बढ़ाएंगे अब x5 और इसकी जो कॉस्ट है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं x5 नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0, और हम सेकंड इक्वेशन में देखते हैं x5 आया है तो इसमें यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1। और अब स्टूडेंट यहाँ पर बेसिस जो बनाने वाले हैं वेरिएबल 1 0, तो 1 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो वेरिएबल है वो x3 फर्स्ट प्लेस पर 1 होगा, उसका वेरिएबल बेसिस में फर्स्ट प्लेस पर लिखा जाएगा। इसके बाद 0 1 ये वाला यहाँ कॉलम मिला, यानी सेकंड प्लेस पर 1 है, ये वेरिएबल है x5, तो ये सेकंड प्लेस पर 1 है तो बेसिस में सेकंड प्लेस पर लिखा जाएगा x5। इसकी कॉस्ट को cj में x3 में ऊपर 0 लिखा है और x5 की कॉस्ट को x5 में ऊपर -5m लिखा हुआ है और यहाँ पर ये आया। cb का xb में इंटू करके ऐड करेंगे यानी कि ये 0 मिल जाएगा, या -12m मिलेगा, ऐड करेंगे तो -12m आएगा। इसके बाद बेसिस में x3 आया है तो x3 का डेल्टा जी हमेशा 0 होगा, बेसिस में x5 आया है तो x5 का डेल्टा जी भी 0 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये 3 डेल्टा निकालने, पहले या डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिखते हैं C1, यानी डेल्टा जे का फार्मूला होता है CJ माइनस CV इंटू XJ। तो इस तरीके से डेल्टा 1 की जो हम वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा C1 माइनस यहाँ पर लिखते हैं CV इंटू X1, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर C1 लिखा हुआ है 3 माइनस CV का X1 में इंटू करेंगे तो CV का इंटू स्टूडेंट करते हैं X1 में तो ये 0 आएगा, यहाँ -3m आएगा तो 0 को -3m में ऐड करेंगे तो यहाँ से माइनस का 3m आ जाएगा। तो इस तरीके सॉल्व करके 3m + 3, तो यानी कि इसको यहाँ पर लिखते हैं 3m और प्लस का 3। इसके बाद आप C2 की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट जब हम डेल्टा 2 निकालेंगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी C2 माइनस CV इंटू X2। सॉल्व करते हैं तो C2 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 2 माइनस, यानी कि इसको यहाँ पर लिखते हैं 2 माइनस CV का X2 में इंटू करते हैं, CV का इंटू X2 में ये 0 आ जाएगा, ये माइनस का 4m आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा -4m। तो -4m यानी +4m + 2, यानी इसको यहाँ पर लिखते हैं 4m + 2।
इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर निकालते हैं डेल्टा 4 की वैल्यू। तो डेल्टा 4 जब हम निकालेंगे यानी यहाँ पर आ जाएगा C4 माइनस CV इंटू X4। C4 की जगह पर लिखते हैं 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस CV का X4 में इंटू करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस का m आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर m। तो सॉल्व करते हैं तो माइनस m, इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं डेल्टा जे दो जगह पॉजिटिव आया है। अगर डेल्टा जे पॉजिटिव आता रहेगा तो उसका पूरा कॉलम देख लें, कहीं पर भी पूरा कॉलम नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए इनकमिंग वेक्टर अब मिलेगा। तो इनकमिंग वेक्टर जो सबसे बड़ा नंबर होता है पॉजिटिव में, डेल्टा जे पॉजिटिव में सबसे बड़ा हो उसको इनकमिंग वेक्टर मानते हैं। तो यहाँ पर m जो है ये वेरी लार्जेस्ट क्वांटिटी है, तो यानी कि यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन m बड़ा नंबर है, तो m का जो कोफिशिएंट होगा वो जहाँ पर मैक्सिमम होगा वही सबसे बड़ा पॉजिटिव डेल्टा बोला जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका नाम है इनकमिंग वेक्टर। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर। तो जब भी इनकमिंग वेक्टर निकलेगा तो मिनिमम रेशियो निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर अब एक कॉलम बनेगा मिनिमम रेशियो का, इसको लिखते हैं मिनिमम रेशियो XB अपॉन जो इनकमिंग वेक्टर आया है उसका नाम x2 है, तो XB अपॉन x2 रहेगा यहाँ पर। तो XB में x2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/1, इसका आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद 12/4, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 12 डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मिनिमम रेशियो है इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 को, और ये बनेगा यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर होगा, तो आउटगोइंग वेक्टर और इनकमिंग वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम कहेंगे की एलिमेंट। लेकिन स्टूडेंट जो आउटगोइंग वेक्टर होता है उसे कॉलम वाइज भी देखते हैं। आउटगोइंग वेक्टर का नाम है x3, तो इसको यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर ये भी यहाँ पर लिखेंगे आउटगोइंग वेक्टर। अब स्टूडेंट हम बनाएंगे नई टेबल। नई टेबल में ये आउटगोइंग वेक्टर जो है ये आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है x5, जिसके ऊपर यहाँ पर -m लिखा रहता है, वो आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियल नहीं है लेकिन आउटगोइंग बना, तो अगली टेबल में इस कॉलम को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे, ये बना रहेगा। केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल का अगर यहाँ पर आउटगोइंग मिलता है तो इस कॉलम को रिमूव करके हटाया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आता है और इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसलिए इसको अगली टेबल में रखा रहने देंगे। देखते हैं अगली टेबल। तो यहाँ पर टेबल में रहेगा सबसे पहले B, फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं CV, इसके बाद यहाँ पर आता है XB, फिर यहाँ पर X1, X2, X3, और इसको यहाँ पर लिखते हैं X4 और X5। XB में ऊपर यहाँ पर लिखते हैं CJ, और यहाँ पर लिखा जाता है डेल्टा J। इसमें यहाँ पर लिखते हैं Z इक्वल टू यहाँ पर CV इंटू XB इक्वल टू। तो आउटगोइंग वेक्टर है उसका नाम है यहाँ पर x3 की जगह पर इनकमिंग वेक्टर को रखेंगे x2 को। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा x2, और x3 का 0 है तो x2 आया है, तो x2 के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें CJ में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, और x5 पर ऊपर यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस का m। अब x2 आया है तो x2 के ऊपर जो कॉस्ट है ये 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद ये x5 में कोई चेंज नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x5, और इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का m। अब बेसिस में x2 आया है तो स्टूडेंट x2 में फर्स्ट प्लेस पर है तो फर्स्ट प्लेस पर 1 और शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। इसके बाद x5 सेकंड प्लेस पर है तो x5 में सेकंड प्लेस पर 1 लिखेंगे और शेष सभी नंबर को 0 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट की एलिमेंट को देख लें, की एलिमेंट से इस रो को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और यहाँ से भी 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट ये खाली प्लेसेस को भरना है, तो खाली प्लेसेस के सामने इस टेबल में जो कुछ भरा हुआ है उसको लिखते हैं 2 2 1 0, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2, फिर 2 और 1
और 0, और एक रो में ही भरना है तो इसलिए एक ही बार लिखना है। 2 रो में भरना होता तो इस नंबर को 2 बार लिखते। अब यहाँ देखते हैं इसमें जो ओल्ड टेबल बनी हुई है, तो ओल्ड टेबल में इस रो में खाली जगह पर क्या भरा हुआ है उसको देखते हैं। तो XB में 12 है, 3 है, 12 3 0, 12 3 0 -1, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 12 3 0 और -1। और अब देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट इस रो में भरना है सेकंड रो में, तो की एलिमेंट के नीचे सेकंड रो का एलिमेंट देखते हैं। 4 है तो इसका साइन चेंज करके इसमें इंटू करते हैं, तो -4, यहाँ पर भी आ जाएगा -4, यहाँ पर भी -4 और इसको भी -4। इसको सॉल्व करके यहाँ पर फिलअप करेंगे, देखते हैं आगे। तो अब स्टूडेंट इसका जो आंसर आया है यहाँ पर 4 -5, यानी इसको यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर आ जाएगा -5, -4 और -1, तो यानी कि यहाँ पर लिखा -4, फिर लिखते हैं -1। अब डेल्टा जे निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल दें, तो CV इंटू XB यानी 4 -4m, तो यहाँ से मिल जाएगा -4m और +4। अब यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, तो डेल्टा 1 जो होगा इसको यहाँ पर लिखेंगे C1 - CV इंटू X1 इक्वल टू लगाएंगे। C1 की जगह पर लिखा हुआ है 3 माइनस CV का X1 में इंटू करेंगे, तो CV यहाँ पर आ जाएगा 4, इसका इसमें इंटू करेंगे प्लस का 5m, तो स्टूडेंट यहाँ से माइनस का मिलता है 5m और माइनस का 1। इसके बाद अब यहाँ पर निकालते हैं डेल्टा 3 की वैल्यू, तो स्टूडेंट जब हम डेल्टा 3 निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा C3 माइनस, तो C3 की वैल्यू लिखी हुई है 0 और यहाँ लिखते हैं माइनस CV इंटू X3, CV का इंटू X3 में कराएंगे तो यहाँ से 2 मिल जाएगा और यहाँ से प्लस का 4m आ जाएगा। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो मिलेगा माइनस का 4m -2, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 4m और माइनस का 2। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं डेल्टा 4 की वैल्यू, और डेल्टा 4 जब हम निकालेंगे तो C4 माइनस यानी कि 0 माइनस CV इंटू X4, CV का इंटू X4 में करेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। इसके बाद इसमें सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का m और इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा -1। तो अब स्टूडेंट यहाँ देखते हैं कि डेल्टा जे टोटल के टोटल नेगेटिव है, क्योंकि m जो है बहुत बड़ा लार्ज नंबर है पॉजिटिव का, और माइनस लग गया तो ये बहुत छोटा नेगेटिव हो गया, तो ये भी नेगेटिव, ये 0। बेसिस में जो एलिमेंट होते हैं उनका हमेशा डेल्टा जे 0 आता है, लेकिन शेष नॉन बेसिक वाले जो हैं इनका डेल्टा जे नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। इसलिए ऑप्टिमलिटी कंडीशन जब डेल्टा जे नेगेटिव हो जाते हैं, बेसिस के 0 हो जाते हैं और ऑल डेल्टा जे नेगेटिव, तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, प्रॉब्लम यहीं रुक जाती है, कोई भी इनकमिंग वेक्टर नहीं बनेगा और यहीं पर आंसर आएगा। लेकिन अगर बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी -m वाला कॉस्ट वाला अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बना रहता है तो फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा नो फीजिबल सॉल्यूशन कहते हैं और प्रॉब्लम के आंसर में नो फीजिबल सॉल्यूशन लिखा जाता है। तो अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं, अब प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी, प्रॉब्लम का आंसर नो फीजिबल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लिखा है सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 देयरफॉर ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, thus the optimal solution would be, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पर देखते हैं। तो x1 जो भी आंसर आएगा वो बेसिस में होगा और इसके आंसर XB में लिखे होंगे। x1 बेसिस में नहीं है तो x1 का आंसर 0, x2 बेसिस में है तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, x3 बेसिस में नहीं है तो 0, x4 भी बेसिस में नहीं है तो 0 और x5 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें शामिल है जो कि बेसिस से नहीं हटा है, इसलिए सॉल्यूशन होगा नो फीजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखते हैं बट दिस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इंक्लूड द आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 विद द पॉजिटिव वैल्यू 4। x5 जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है इसका आंसर 4 है, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में शामिल रहा, तो यहाँ पर लिखते हैं दिस इंडिकेट दैट द गिवन LPP हैज नो फीजिबल सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो आज इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में आते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे इस एक्सरसाइज का, यानी कि बिग एम मेथड का, और सिंप्लेक्स मेथड का भी वो पॉइंट है। और ये स्टेप जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये स्टेप पहले जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था सिंप्लेक्स मेथड का, हमने कई स्टेप उसमें मेंशन भी किए थे, तो उस वीडियो को देख लें, सभी पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट नया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर बेसिस में रहेगा तो नो फिजिकल सॉल्यूशन होगा। तो अगले वीडियो में एक नई प्रॉब्लम मिलेगी, उसमें एक नया पॉइंट बताएंगे। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल।